ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2016 वाला सबने पढ़ रखा है, और हमने जो वॉल्यूम 2 थी उसके अंदर काइनेमेटिक्स वाला पार्ट इसका कवर भी किया था। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में आपको मैंने बताया था कि आई ए ओ आर कहाँ पे होती है, याद है ना? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन वाज द आई ए ओ आर, सबको याद होगा, है ना? और अगर मुझे ओमेगा स्पिन गिवन थी तो कैसे मैं बेसिक फंडामेंटल मेथड से ओमेगा ऑर्बिटल या फिर जो नेट ओमेगा है वो निकाल सकता हूँ, ये सारा डिस्कशन हमने अच्छे से ऑलरेडी कर रखा है। याद है कि नहीं यस है? सर। ठीक है, चलिए, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है, तो सारे जो भी पार्ट्स हमें गिवन है उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द फुल इनर्शिया टेंसर, आई सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो वही अपने पास 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ओ के अबाउट इसी मैट्रिक्स को बनाना है। ठीक है, अच्छा, देखने से वैसे पता तो लग रहा है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन से वाली है। इट इज वन ऑफ द सिमेट्रिक एक्सिस, सो यस इट सर। मस्ट बी द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मुझे एक प्रिंसिपल एक्सिस पता लग गया है तो आई कैन डेफिनेटली से कि सेकंड वाली ये वाली होगी जो कि इसके प्लेन में इसके परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड वाली दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर आ जाएगी, थर्ड वाली प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है तो मैं इसके बारे में सारा बात नहीं करूंगा। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो है ओ के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो हम मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ आ गया तो जेड कंपोनेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, शायद प्रोजेक्शन लेके हम कर सकते हैं सॉल्व। टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हम चाहे तो मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहे तो बेसिक डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। एक बार अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा दोनों पता है तो दोनों के बीच का एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा से वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा वो भी अपन बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, फिर ऑयलर्स इक्वेशन जो मैंने टीच किया था उससे भी हम निकाल सकते हैं। डिटरमिन द एग्जैक्ट नॉर्मल फोर्सेस n1 n2, ठीक है, वो निकाल लिए जाएंगे। और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी दोनों डिस्क के ऊपर कितना लग रहा है F1 F2 उस पर बात करना है हमें। और एट लास्ट हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे बात करना है। अच्छा, कुछ याद है कि 2016 वाले क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स पूछे गए थे? एक एक तो तो ओमेगा ऑर्बिटल एंगुलर। की वैल्यू पूछी गई थी ना, हाँ एक तो ओमेगा ऑर्बिटल की वैल्यू पूछी गई थी, हाँ ओमेगा S/5 जो आती है वो तो पार्ट हमने कर लिया था, राइट? हाँ हाँ। एक एंगुलर एक मोमेंटम पूछा था शायद। एक पूछा हुआ था स्पिन एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास। और एंगुलर हाँ मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास का बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक तो एंगुलर मोमेंटम किसका, कि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास रख के आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। फिर दूसरा एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम में से कौन से वाला माइनस कर दूंगा? सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख के वो टर्म हम माइनस कर देंगे, तो आई विल बी गेटिंग एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट सोल्व करने हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें बताने वाली एज सच कोई चीज नहीं है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ढूंढ ही ली है, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मैं इजीली निकाल सकता हूं। मैं चाहूं तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकता हूं। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इस हैवियर ऑब्जेक्ट के पास लाई करेगा, और वो इसको इनवर्स मास रेशियो में डिवाइड करेगा 4:1 में। तो यहां से मैं ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। ठीक है सोहम? यस सर। ओके, तो मैंने मान लिया, देख लो एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने कैसे डिफाइन करी है आपके सामने है। इवन कैप मैंने माना है अलोंग द रोड विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। E3 कैप इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो मैंने मानी है इवन कैप। ठीक है, यही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी है। तो यहां पर मैंने कुछ खास नहीं करा, मैंने सिंपली जो भी ये ज्योमेट्री है एंगल थीटा बीटा इसको मान के मैंने इस एंगल थीटा को इन टर्म्स ऑफ जो भी डाटा गिवन है ए वाला एल वाला उससे मैंने थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। तो वो सब पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे ना ये सब चीजें। यस सर। और ऑलरेडी आपको मैंने अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर सिखा रखा है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई दिक्कत आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर सेंटर ऑफ मास के बोर्ड बनाने में। हो जाएगा ना? इतना यस पार्ट सर। डूएबल है सभी के लिए? सर। इतना पार्ट डूएबल है, राइट? यस सर। और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस टेंसर सर। हमने कर रखा है कि हम इस ओ के अबाउट भी कर सकते हैं। सिंपल हम शिफ्टिंग कर लेंगे बाय विच थ्योरम? सिंपल बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
पैरेलल ठीक है, एक्सिस। तो ये दो पार्ट्स में आई डोंट फील कोई इश्यू होगा। थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में कवर किया था, तो ये वाला पार्ट भी कोई बड़ी चीज नहीं है सबके लिए सोल्व करना। देखो मैंने नेट ओमेगा को E2 कैप और E3 कैप की फॉर्म में बनाया है, और यहाँ पे E2 कैप और E3 कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर डायरेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यस सर। तो देखो मैं लिख भी रखा है, यू कैन ऑल्सो राइट ओमेगा नेट इफ यू हैव सोल्व वॉल्यूम 2। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर रखा है। एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका आपको मैंने क्लासरूम में सिखाया था। ये क्या होता है? ये आई टेंसर ओमेगा वेक्टर एल वेक्टर ऐसे होता है, याद है कि नहीं है? तो यस। मुझे अगर अबाउट ओ निकालना है तो फिर भाई मुझे अबाउट ओ जो मैट्रिक्स है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओमेगा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, याद होगा आपको। E2 कैप और E3 कैप में है, तो फिर इवन कैप वाला टर्म जीरो हो जाएगा। E2 कैप में नेगेटिव है अपने पास यहाँ पे, यू कैन सी, एंड E3 कैप में यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दैट इज हाउ वी कैन गेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इजीली। इसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, राइट? नो इजी। सर। नो सर। ठीक है भवानी सर, सब बढ़िया? हाँ सर। ठीक। एंगुलर मोमेंटम को हम बेसिक डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, जो कि होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एम आर क्रॉस वी, सेंटर ऑफ मास वाली, प्लस में आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। इस डेफिनेशन से भी हम काम कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्मॉल डिस्क है, एक लार्ज डिस्क है, ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने ये सभी टर्म्स निकालने की कोशिश करी, जो कि आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगा किसी को। सो हम डुएबल है ना चीजें? यस सर। ठीक है ना? ओमेगा नेट मुझे पता है, ठीक है, तो वी वैसे भी मुझे पता है होती है ओमेगा क्रॉसर, तो ये सब चीजें हमने कर भी रखी हैं, तो ये सारे पार्ट्स इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। और अगर मैं ये सारी वैल्यू एकदम सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जो मैट्रिक्स मेथड से मेरा आंसर आया है तीनों कंपोनेंट्स, और जो बिना मैट्रिक्स मेथड के जो आंसर आएगा, वो ऑफ कोर्स ये मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे मैट्रिक्स मेथड नहीं भी आता तो भी ये क्वेश्चन डुएबल है। बट यू कैन सी मैट्रिक्स मेथड से कितना इजीली हमारा आंसर आ रहा है। और अगर मैं रिग्रेस डेफिनेशन यूज करूंगा, जो कि ये जो डेफिनेशन है आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम वाली, इससे थोड़ा लेंदी जाएगा, बट आ इससे भी जाएगा, आ इससे भी जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको सिंपली जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसको आपको जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। क्योंकि मेरा एंगुलर मोमेंटम E2 कैप, E1 कैप और E3 कैप में है, तो मुझे जो जेड डायरेक्शन है उसको भी इन्हीं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से मैं डॉट ले पाऊं। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ले लेंगे ना आप इजीली? हाँ हाँ। ठीक है, तो आप इसको जेड डायरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, E3 दीज कैप। वेक्टर्स E2 कैप एंड E3 कैप इजीली रिजोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है, तो दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा, तो यू कैन सी कि कुछ मैं E3 कैप में और कुछ मैं E2 कैप में इसको इजीली रिजोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, कोस कोस थीटा E3 कैप एंड साइन थीटा E2 कैप। क्लियर? तो लेट मी शो अगेन। ठीक है, और ज्योमेट्री से थीटा तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो जेड कंपोनेंट निकालने के लिए मैं नेट एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन लूंगा, तो आई विल बी गेटिंग दिस आंसर 1938/25 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा एस। इज दिस ओके? यस सर। यस। ठीक। टोटल काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स मेथड में थियरी हमने क्या पढ़ा था? आई कैन फाइंड बाई, टेल मी विच मेथड? हाफ ओमेगा आई ओमेगा, याद है? यस सर। ठीक है, तो इस मेथड से करेंगे तो भी आ जाएगा। और अगर आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको अगर बेसिक थियरी वाले मेथड से करना तो भी आ जाएगा। कैसे? हाफ एम टोटल वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस में हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बट क्योंकि अपने पास यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वन के लिए भी करना पड़ेगा, टू के लिए भी करना पड़ेगा, तो ये सारे टर्म्स वो मैं लग। वन के लिए, टू के लिए, दोनों के लिए निकालूंगा। सो हम, ठीक है, हाँ हाँ। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो अगेन ठीक है। जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 1479/125 ma स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर। और इससे भी जो मैट्रिक्स मेथड है उससे काफी इजीली अपना काम हो जाएगा, जो कि हमने कर रखा है, उससे भी अपना आंसर सेम आ जाएगा। अगेन दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे मैट्रिक्स मेथड नहीं आता या फिर याद नहीं है, देन ऑल्सो आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन बाय बेसिक मेथड, राइट? देन यस। कम्स व्हाट इज एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हमें तो पता है कि निकालेंगे। एल डॉट ओमेगा इज नथिंग बट एल का मॉडुलस ओमेगा का मॉडुलस एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दोनों मुझे वेक्टर फॉर्म में पता है,
दोनों का मॉडुलस में निकाल सकता हूं, तो इजीली जो उनके बीच का एंगल है वो नोन हो जाएगा। तो इफ वी सोल्व दैट, अपना जो एंगल निकल के आता है वो कुछ 72.7 डिग्रीज निकल के आता है। ओके, क्लियर? यस सर। ऑल राइट, Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद आता है कि नेट टॉर्क अबाउट ओ कैसे निकालेंगे। अच्छा, हु विल टेल मी कैसे निकाल सकते हैं? ऑयलर इक्वेशन। ऑयलर इक्वेशन इज वन ऑफ द मेथड। उसके अलावा क्या मेथड हो सकता है? याद है एक हमने एक ऑपरेटर सीखा था जो एस और एस डैश फ्रेम को रिलेट करता है, हाँ हाँ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी फ्रेम को रिलेट करता है, याद हाँ है? हाँ। डी बाई डी टी, याद करिए, डी बाई डी टी इन द विच फ्रेम, इन इन द ग्राउंड फ्रेम या फिर इन द एस फ्रेम इज इक्वल टू डी बाई डी टी एस डैश इन फ्रेम द प्लस एस डैश ओमेगा फ्रेम क्रॉस प्लस में ओमेगा क्रॉस जो भी आर। क्वांटिटी है। तो मुझे पता है कि जो नेट टॉर्क होगा वो तो होगा डी एल ओ बाई डी टी, जो भी मुझे ग्राउंड फ्रेम से विजिबल होगा। हाँ। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में दिक्कत क्या है ना कि ये एक्सिस रोटेट भी कर रही हैं, ठीक है? हम्म तो मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली बॉडी के फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय द सेम फॉर्मूला जो हमने वॉल्यूम 2 में सीख रखा है, जो हमने काइनेमेटिक्स में कर रखा है, ठीक बात? हम्म और क्योंकि अगर मैं बॉडी के फ्रेम में जाऊंगा, टेल में क्या हो जाएगा बॉडी के फ्रेम में? बॉडी के फ्रेम में जो एलओ वेक्टर है वो बदलेगा या कांस्टेंट रहेगा? पहली बात, बॉडी के फ्रेम में जो बॉडी फिक्स्ड एक्सिस मैंने मानी है, ई1 कैप, ई2 कैप और ई3 कैप, वो सब के सब क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। और हाँ। बॉडी के फ्रेम में जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम्म तो बॉडी के फ्रेम में जो एलओ वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब बॉडी के फ्रेम में डी एलओ बाई डी टी क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो वी कैन डायरेक्टली राइट डी एलओ बाई डी टी इन द ग्राउंड फ्रेम एज ओमेगा क्रॉस एलओ। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी सोम। यस सर यस। तो सबकी वैल्यू हम इजीली सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इफ वी सोल्व इट वी विल बी गेटिंग दिस आंसर 493 अंडर रूट 24/500 एम ए स्क्वायर ओमेगा एस स्क्वायर इवन कैप। ठीक है जी। और हम चाहें तो टॉर्क को ऑयलर इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको सिखा रखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट ये डुएबल है। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब है बात कि एग्जैक्ट नॉर्मल फोर्सेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले एक बार हम इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड है अपने पास, अपने हाथ से करना है, याद से, ठीक है? जो भी कर रहे हैं कैलकुलेशन, अभी दिखने में लग रहा हो कि हाँ हो जाएगा, बट अपने हाथ से नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए इसका एफबीडी बनाते। हु विल हेल्प मी एफबीडी में? हाँ जी बोलिए, एफबीडी कैसे बनाया जाएगा? एक तो N1 N2 तो फिर है ही। ठीक है, फिर तो वी एम कैन जी शो, N1 एंड N2। इसके अलावा एम जी और फ्रिक्शन। mg और फ्रिक्शन। ठीक है, mg कहाँ पे शो करा जाए? क्या पूरा का पूरा mg में सेंटर ऑफ मास पे दिखा दूं? हाँ। ये सेंटर ऑफ मास था अपने पास, याद है ना, m और 4m का मास था। हम्म। तो आई कैन शो वर्टिकली डाउनवर्ड्स अ फोर्स ऑफ 5 mg। और उसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं ना? हाँ वो इनवर्स मास रेशियो में इनवर्स डिवाइड। मास रेशियो से अपन निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। हम्म। और ठीक है, फिर। तो मुझे पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, तो आई कैन बैलेंस ऑल द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आई हाँ कैन से N1 प्लस N2 किसको बैलेंस करेगा? 5 mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि वी हैव टू अननोन्स नॉर्मल, N1 नॉर्मल, N2 दो अननोन्स है, तो मुझे सोल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर N1 N2 आ रहा होगा। तो एक तो मुझे मिल गई है, सेकंड मैं कहां से निकालूंगा? मैं चाहूं तो टॉर्क अबाउट ओ की बात कर सकता हूं। अच्छा, थोड़ा सा अपन फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? लेफ्ट होगी ना? क्योंकि सेंटर ऑफ मास, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसे ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा होगा, यस और नो? तो देयर हम्म मस्ट बी सम फोर्स जो सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और वो फोर्स कौन सा हम्म। फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन।
तो वी कैन शो F1 हियर एंड वी कैन शो F2 हियर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। पक्का सोम? नो सर। तो मैं ठीक है, अब मैं चाहूं तो अगर इस पॉइंट के अबाउट, इस O पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, तो मुझे पता है कि मेरा F1 F2 दोनों ही O पॉइंट से पास करेगा, तो टॉर्क में और सर बस कंट्रीब्यूट। कंफर्म करना है कि थीटा कैप में तो कोई वो नहीं होगा ना, क्या नहीं, कहते वो हैं वो नहीं सेपरेशन। होगा बेटा, वो है ना? हमने लास्ट हाँ टाइम हाँ। डिस्कस किया था ना, हाँ तो डिस्कस नहीं किया होगा। था, बस कंफर्म करा। क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में है। हाँ अगर हाँ अगर ये इनटू द बोर्ड फ्रिक्शन आ गया, तो ये स्लिपिंग करवा देगा, हाँ जबकि हाँ ऑलरेडी एक नो स्लिपिंग वाली मोशन में है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी स्लिप नहीं कर रहा। अगर हम्म इनटू द बोर्ड या आउट द बोर्ड अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, तो वो इसको नो स्लिपिंग वाली कंडीशन से डिस्टर्ब कर देगा। बट फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, हाँ हाँ तो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा बेटे। ठीक है ठीक। भवानी सर, यही तो डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। हाँ सर, यही था। चलिए, ऑलरेडी प्योर रोलिंग में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ओके अबाउट अब अगर इक्वेशन लिखूंगा, तो किसका टोर का आएगा? एक तो N1 का आ जाएगा, एक N2 का आ जाएगा, एक mg का आ जाएगा, 5mg का। तो अगेन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें N1 N2 आ रहा होगा, यस और नो? हम्म। अच्छा, टोर अबाउट हो तो हम पहले निकाल चुके हैं, शायद याद है आपको? हाँ, ये यही तो लिखा है। अभी तो हमने निकाला था रिसेंटली अभी। यही है 493 टोर्क अबाउट हम निकाल 494। चुके हैं। तो टोर्क अबाउट जो हम निकाल चुके हैं, उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे। देखो ये वाला जो फैक्टर आया था 493 अंडर रूट 24/500 ma² ओमेगा s² इवन कैप, अगर हम उससे इक्वेट कर देंगे किस किस का टोर्क, N1 का, N2 का और 5mg का, तो हमारे पास एक और इक्वेशन मिल जाएगी N1 N2 के अंदर। एक दोनों के सम में इक्वेशन है, ये वाली ऑलरेडी फोर्स बैलेंस वाली। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सोल्व करते हैं, तो हम N2 भी आ जाएगा बेटा और N1 भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है, आप ध्यान से देखिए। N1 में जो आ रहा है ना, वो दो टर्म्स का माइनस आ रहा है, और N2 में दो टर्म्स का सम आ रहा है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कितनी ओमेगा एस की वैल्यू पे N1 जस्ट जीरो हो सकता है, बन सकता है ना? हाँ हाँ। तो वी कैन फ्रेम सच क्वेश्चंस आल्सो इन फ्यूचर, राइट? यस सर। चलिए, तो देख लो एक बार, राइट? अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक बात और सुनना, जो भी हमने ये कैलकुलेशन करा ना पूरा का पूरा, उस हम्म कैलकुलेशन में हमने जो एक इक्वेशन बनाई है वो बनाई है वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करके। एक हमने इक्वेशन बनाई है टॉर्क अबाउट ओ, है ना, जो मुझे ऑलरेडी पता था, और मैंने वो N1 N2 5mg के टॉर्क की फॉर्म में लिखा। इस क्वेश्चन में को मैं चाहूं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी चाहूं तो सोल्व कर सकता हूं। मतलब आई कैन राइट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन, क्योंकि उसमें भी क्या आ सकता है, उसमें भी आई कैन गेट टर्म्स ऑफ N1 N2, यस और नो? हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। क्लियर? तो बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाले में जाऊंगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं F1 F2 का जो वैल्यू है, उनके टॉर्क की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना। बट हम्म। वो डुएबल है फिर भी, पता है क्यों डुएबल है? मतलब मुझे क्या पता, आज F1 नहीं पता, मान लो मुझे F2 भी नहीं पता, बट मुझे दोनों का सम पता है आज। क्योंकि हाँ। एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, M इंटू में ए सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन, यस और नो? हम्म। क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालने में दिक्कत नहीं है, वो मैं निकाल सकता हूँ, जो हमने पहले मेथड सीख रखे हैं। ऑयलर्स इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ और बेसिक हाँ मेथड से भी हाँ निकाल सकता हूँ। तो टॉर्क मुझे निकालना आता है ना? जैसे मैंने DLO/dt से मैंने टाउ ओ निकाला, है ना सोहम? तो हाँ सेम हाँ। आई कैन डू कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आई कैन फाइंड DL सेंटर ऑफ मास बाय dt। अगेन मैं बॉडी फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊंगा और मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, यस और नो? सो टॉर्क यस। अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नथिंग न्यू फॉर मी, आई कैन इजीली फाइंड इट, यस और नो? हाँ हाँ। तो एक तो इक्वेशन मेरी बन गई है कि N1 प्लस N2 विल बैलेंस 5mg। सेकेंड, हम्म अगर मैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखूंगा, उसमें N1 N2 की टर्म तो आएगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उसमें F1 और F2 का भी टॉर्क आएगा, और अच्छी बात यह है, दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास से, वो एक ही डिस्टेंस है। मतलब F1 इंटू में भी सेम डिस्टेंस होगा और F2 इंटू में भी सेम डिस्टेंस होगा। तो इवेंचुअली वो F1 प्लस F1 प्लस F2 F2 बन जाएगा। इंटू में सम डिस्टेंस बन जाएगा। हाँ और हाँ। क्योंकि मुझे F1 प्लस F2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, क्योंकि F1 प्लस F2 विल बी द नेट एक्स डायरेक्शन का फोर्स दैट विल गिव मी M इंटू टोटल मास इंटू में ए सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन, यस और नो? हाँ हाँ। तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑल्सो। तो देखो वो कैलकुलेशन मैंने मेथड नंबर 2 के अंदर कर रखी है, यू कैन सी ना।
तो ठीक है। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल के मैंने ये सब चीजें करी, तो उससे भी मुझे सेम आंसर मिला, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, हम्म उससे भी मुझे सेम आंसर मिला। बट अब सवाल ये आता है कि सर, क्या हम ये दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो उस पर काफी सोचा गया, और मुझे आपका ओपिनियन भी चाहिए कि आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है क्या कि एनी हाउ कैन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2? अगर मैं O के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा, उसमें तो फ्रिक्शनल फोर्सेस ही नहीं आ रहे। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेटर से अगर मैं फोर्स टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा, उस केस में मेरे पास F1 प्लस F2 का सम आ रहा है, यस और नो? हम्म अगर मैं कोई और पॉइंट भी अगर लूंगा ना, दुनिया के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखता हूं, उस हम्म पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी जो आएगा अपने पास F1 प्लस F2 की टर्म ही आएगी बेटा। दिख रहा है? हाँ हाँ, मुझे बताओ वो क्यों तो आएगी? आएगा। मुझे बताओ क्यों क्योंकि आएगी? उस पॉइंट से परपेंडिकुलर F1 F2 की परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस सेम रहेगी। सेम यस सर? रहेगा। हाँ। मतलब, अच्छा, अगर मान लो मैं किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मान लो मैं एफपीडी बनाता हूं, लिसन टू वेरी केयरफुली। अगर मैं दोनों को अपना सिस्टम मान लूंगा, तब तो भाई मैं किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, आई विल बी गेटिंग F1 प्लस F2 का टर्म। यस और नो? हम्म और F1 प्लस F2 का टर्म से मुझे फायदा नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है ऑलरेडी कि F1 प्लस F2 तो डायरेक्टली किसके बराबर है, m इंटू में ए सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन। हम्म मतलब टॉर्क इक्वेशन से आई विल नॉट बी गेटिंग एनी न्यू इक्वेशन। इफ यू राइट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सपोज आपको N1 पता है, सपोज आपको N2 पता है, अगर आप N1 N2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे सो हम, तो जो हम्म आपको F1 प्लस F2 मिलेगा बेटा, वो वही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जो मुझे ऑलरेडी पता है, m इंटू में ए सेंटर ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन। हाँ। यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट ओनली, यस और नो? हम्म सर, जब न्यू पता चल जाए तो। बेटा यहाँ पे स्लिपिंग भी तो नहीं हो रही ना, तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक लगेगा ना। हाँ, स्टैटिक लगेगा। अच्छा, अगली बात सुनना, सो मेरी बात अब, ये तो ठीक है, मतलब जितना भी हमने सोचा अभी तक फोर्स इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन, उससे हमें ये अभी तक क्लियर हुआ है भवानी सर कि मैं F1 प्लस F2 की वैल्यू पे कमेंट कर सकता हूं सो फार, यस और नो? अब यस। मैंने सोचा यार कि अगर मुझे केवल F1 चाहिए ना, लेट अस ड्रॉ एफबीडी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क। मान लो मैंने इस M मास की डिस्क का एफबीडी बनाया, ओके। हम्म अब मुझे बताओ, इस M मास की डिस्क जो है उसके एफबीडी में अगर मैं कुछ काम करना चाहूंगा, तो क्या F1 के लिए सोल्व करना आसान रहेगा? आई थिंक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि और नए वेरिएबल्स आ वो जाएंगे। हाँ, वो मैंने इसको टेंशन का वेल्ड वो आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स। मैंने इसको वेल्ड कर रखा है ना इन दोनों को। हाँ, तो नॉर्मल तो अगर मैं फोर्स। वेल्ड करूंगा, तो कुछ तो अलोंग द रोड कुछ फोर्स लग सकता है इनके बीच में, और कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, वो मुझे नहीं पता कितना होगा। पहली बात तो टेंशन इज न्यू फॉर मी, राइट? हम्म साथ में जो भी ये जो मैंने वेल्ड कर रखा है, उससे कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स आ सकता है जिसका मुझे अभी नॉलेज नहीं है। तो इफ आई ड्रॉ इट्स एफबीडी, आई विल बी गेटिंग न्यू वेरिएबल्स। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूं एक बार, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रीड दिस एंड इट विल बी वेरी मच क्लियर। To maintain the circular trajectory of center of mass, the ground must provide a net horizontal centripetal force directed towards the z-axis, as derived in the phase one of method two. This total friction की value will be, ये तो क्लियर है ना सभी को कैसे लिखा मैंने, m हाँ into हाँ। में a center of mass in the x direction. However, finding the individual frictional forces F1 and F2 on each disk is impossible using the pure rigid body dynamics. This system is statically indeterminate. Because the discs are rigidly connected by the rod develops internal tension T and shear force V. Since the rod is inclined at an angle theta, these internal force have a horizontal component of T cos theta and V sin theta that actively transfer lateral loads between the two discs. A free body diagram of the horizontal force on the small disk yields, एक तो F1 लग रहा है x डायरेक्शन में, एक T का कुछ कंपोनेंट आएगा, एक V का कुछ कंपोनेंट आएगा, और सारा नेट फोर्स मिलके क्या बन जाएगा, जो भी m है इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में R1, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में R। समझ गया ना? हाँ, ओके। और T का इंफॉर्मेशन मुझे है नहीं, ना ही मुझे V का इंफॉर्मेशन है। तो विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ द रोड एंड द डिस्क, we cannot determine the internal forces T and V, and therefore we cannot isolate F1 and F2. We can only comment on the sum of F1 and F2. We cannot tell their individual value. Is this okay? पर सर मेरे को मतलब बस एक चीज अभी भी समझ नहीं आई कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू एस
म्यू एस एन क्यों नहीं कर सकते? बेटा वो तो उससे तो मुझे मा- लिमिटिंग वैल्यू पता लगेगी ना उसकी। अच्छा हाँ। मतलब उससे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कितना लगेगा, जैसे मान लो लिमिटिंग, एक, हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ समझ गया ना। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना। गया। इट हाँ। कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम, हम्म। एंड वी डू नॉट नो वो कौन सी वैल्यू आएगी, यस और नो। हम्म। ऑलराइट, यस भवानी सर। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हो तो ऐसे बता। उसके बाद आता है सर स्पिन एंगुलर, हाँ बताइए बताइए, टेल मी। सर वो फ्रिक्शन की फिर डायरेक्शन भी हमने अंदर ही कैसे ले ली दोनों की, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। जैसे ऊपर, सर वो तो समझ में आया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, लेकिन हाँ, दोनों ही अंदर जरूरी थोड़ी ना है कि सर दोनों ही अंदर हो, मतलब एक को एक बाहर हो। मानने का मन कर रहा है आपका? हाँ मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, कोई मुझे बात नेट नहीं, मान फोर्स लो अंदर बेटा, चाहिए कोई ना। इशू नहीं, मान लो मान लो। हाँ मतलब मैं ये देखो नहीं पहली बात, सर। स्टैटिक हाँ फ्रिक्शन हाँ। की सबसे अच्छी बात ये जी सर। होती है कि अगर आपने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट भी मान लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अच्छा। स्टैटिक हाँ फ्रिक्शन हाँ केस में अगर आपको डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं आ रही तो हाँ आप हाँ अपने हाँ, वो समझ मनपसंद गया डायरेक्शन सर। मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं कर सकते अपन, पता है कि नहीं, बताइए हम्म। बात हाँ है ना हाँ, बेटा। वो तो जहाँ रिलेटिव तो कोई स्लिपिंग इशू वाली होती है बात उसके नहीं है। ऊपर। बट वी कैन ठीक है इजीली सर। शो कि वो फ्रिक्शन अंदर या बाहर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हाँ ये हाँ पॉइंट अच्छा। ऑलरेडी स्लिप नहीं कर रहा ना। अगर जी एक जी। फोर्स मैंने अंदर बाहर लगा दिया तो स्लिपिंग आ जाएगी, जो नहीं होनी चाहिए, राइट। हाँ ठीक है सर, ठीक ऑल है। राइट। अब रही लास्ट पार्ट की बात, और वो लास्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू कमेंट ऑन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते समय ही एक्सप्लेन किया था कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें से अपन जो भी है ना एम टोटल, याद है आरसीएम क्रॉस वीसीएम को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे सारा काम कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एल अबाउट जो ये है ना अपने पास, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी टोटल एंगुलर मोमेंटम माइनस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मोशन सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं, मतलब ये टर्म वैसी ही है, एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम वाली टर्म है। ठीक है, यू कैन सी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एल ऑर्बिटल मैंने यही टर्म यूज करी है, एम आर क्रॉस बी वाली टर्म मैंने यूज करी है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो नेट एंगुलर मोमेंटम मैंने निकाला, सो हम पहले ओके अबाउट। उसके बाद मैंने क्या निकाला, एम आर क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास का निकाला, दोनों को मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगी, नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर। of the assembly about center of mass. सेंटर। If we solve it, this will come out to be this number. This number, हाँ, ओके, ठीक है। क्लियर है? यस। यस। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है जी। यस। अब रही बात वो वेरिएबल मास वाला पार्ट भी मैं एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, सो ठीक है, जो रह गया था।